नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार वर्मा। आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हिंदी भाषा का प्रथम पाठ चंद्रग्रहण से लौटती बेर का भावार्थ सहित व्याख्या लेकर के मैं आया हूँ आपके सामने। तो चलिए इस पाठ को हम देखते हैं। चंद्रग्रहण से लौटती बेर, इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। आइए केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म जो है सन 1911 ईस्वी कमासिन गांव, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं साहित्यिक आंदोलनों से जुड़ाव, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख के रूप में इन्होंने काम किया। जन सामान्य का संघर्ष इनकी कविताओं में प्रमुखता से दिखाई देता है और इनकी कविताओं में प्रकृति का सौंदर्य भी इनकी कविताओं का एक मुख्य विषय रहा है। जो हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, चंद्रग्रहण से लौटती बेर, एक प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा जो है बहुत सारी रचनाएं की गई हैं, उनमें से कुछ का संग्रह यहाँ पर किया गया है। नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख नहीं पतवार, युग की गंगा तथा कहे केदार खरी खरी आज। पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए पाठ की तरफ चलते हैं। चंद्रग्रहण से लौटती बेर। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेढ़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। फिर से इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेढ़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। चंद्रग्रहण एक गांव है। देख आया चंद्रग्रहण मतलब मैंने चंद्रग्रहण गांव को देख करके आ गया हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं, देख करके आ गया हूँ, आगे के दृश्य में देख रहा हूँ। मेढ़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। बांध मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। एक बीते के बराबर मतलब एक बालिस्ता। ठिगना मतलब छोटा कद का। ठिगना मतलब छोटा कद का। चना एक तिलहन की फसल है। मुरेठा मतलब पगड़ी। सिख समुदाय के लोग या विवाह में जो है दुल्हा पगड़ी बांधता है तो वो पगड़ी। छोटे गुलाबी फूल का अर्थात गुलाबी रंग के फूल का
पगड़ी। बेर, यहाँ हमने शब्दार्थ को भी लिया है। बेर मतलब समय, दफा। मेड़, खेत के चारों ओर मिट्टी का घेरा। बित्ता मतलब बालिश्ता, लगभग 22.5 सेंटीमीटर। और मुरेठा मतलब पगड़ी। कवि चंद्रगहना गांव से लौट रहे हैं। लौटते समय रास्ते में कवि एक खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर के गांव के सौंदर्य को देख रहे हैं। चने का पौधा ऐसा लग रहा है जैसे एक ठिगना सा आदमी अपने सर पर छोटे से गुलाबी फूल की पगड़ी बांधकर सज धज कर खड़ा है। यहाँ पर हमें चने को देख करके ऐसा लग रहा है कि एक जो है दुल्हा सज धज करके सर पर पगड़ी बांध करके, गुलाबी रंग की पगड़ी बांध करके खड़ा है। या जिस प्रकार विवाह के अवसर पर बाराती गुलाबी रंग की पगड़ी पहनते हैं, वैसा ही चना लग रहा है। आगे पाठ को देखते हैं। बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही, जो छुए या दूं हृदय का दान उसको। बीच में अलसी, अलसी भी एक तिलहन फसल है। हठीली मतलब हट करके, जिद करके। उसकी देह कैसी है, उसका शरीर कैसा है, पतली है। उसकी कमर कैसी है, लचीली कमर की है। और उस नीले फूले फूल को सर पर चढ़ा करके उसके फूल कैसे हैं, नीले रंग के हैं। ये देखिए नीले रंग के अलसी के फूल यहाँ दिए दिखाए गए हैं, नीले रंग के हैं। जो छुए यह, वो कह रही कि जो इसको छुएगा दो हृदय का दान उसको, मैं अपना उसको हृदय दूंगी। भावार्थ यह है कि अलसी रबी तिलहन की फसल है। हठीली मतलब जीत करके, देह मतलब शरीर या काया। लचीली मतलब आसानी से इधर उधर मुड़ने वाली, झुकने वाली। हृदय का दान मतलब समर्पित हो जाना, दिल दे देना। खेत के मेड़ के किनारे अक्सर अलसी तथा खेत बीच में चने के बीज बो दिए जाते हैं। कवि कहते हैं कि अलसी ऐसे लग रही है जैसे चने के बगल में जिद कर के खड़ी हो गई है। अपनी सुंदर शरीर और लचीली कमर के साथ उसने बालों में नीले फूल लगाए हैं। और मानो वह कह रही हो कि जो भी उसके फूल को छुएगा उसे ही वह अपना दिल देगी। यहाँ पर हम वहाँ पर चने को बाराती के रूप में देख रहे हैं, तो यहाँ अलसी को एक दुल्हन के रूप में देख सकते हैं, जो सज धज करके स्वयंवर के लिए तैयार है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है।
सयानी मतलब बड़ा होना, समझदार होना, शादी योग्य होना। हम गाँव में सयानी हो जाने का मतलब शादी योग्य होना भी मानते हैं। लड़का सयाना हो गया मतलब शादी करने योग्य हो गया, लड़की सयानी हो गई मतलब शादी करने योग्य हो गई है। हाथ पीले करना मतलब एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है शादी करना। ब्याह मंडप मतलब शादी का मंडप। फागुन महीने में गाने वाला गीत। फागुन जिस महीने में होली का त्योहार मनाते हैं। भावार्थ, कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सरसों बड़ी हो गई है। वह इतनी बड़ी हो गई है कि उसने अपने हाथ पीले करवा लिए हैं और ब्याह मंडप में बैठ गई है। ऐसा लग रहा है कि होली के गीत गाता हुआ फागुन का महीना भी उस ब्याह में शामिल हो रहा है। इस स्वयंवर में प्रकृति अपने प्यार का आंचल हिला रही है। यहाँ पर आंचल का मतलब साड़ी या दुपट्टे का वह हिस्सा जिससे सर ढका जाता है। माएँ अपने बच्चे को आंचल में ढक लेती हैं। गर्मी लगने पर आंचल को पकड़ के हम डुला लेते हैं, हवा ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस शादी में प्रकृति भी, इस स्वयंवर में प्रकृति भी अपने प्यार का आंचल हिला रही है। भीड़ भाड़ वाले शहर से कहीं ज्यादा इस निर्जन भूमि में प्रेम देखने को मिल रहा है। कवि कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले व्यापारिक नगर से कहीं ज्यादा इस निर्जन भूमि में, इस विजन में प्रेम देखने को मिल रहा है। यह प्रेम की भूमि, यह प्रेम की भूमि अधिक उपजाऊ है और पैरों के तले एक पोखर, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियां। नील जल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियां। एक चांदी सा गोल खंभा आँख आँख को चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। फिर से पढ़ लेते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियां। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। पोखर मतलब तालाब, भूरी घास जल में पाए जाने वाले शैवाल आदि घास। कवि कहते हैं कि पास ही में एक तालाब है जिसमें लहरें उठ रही हैं। लहरों के साथ साथ नीले जल में भूरे रंग की घास भी लहरा रही है। तालाब के बीच में लकड़ी का एक सफेद गोल खंभा है। इसकी तुलना चांदी के एक बड़े से खंभे से की गई है जिससे आंखें चंधिया जाती हैं। किनारे पड़े छोटे छोटे पत्थर इस तरह चुपचाप पानी पी रहे हैं जैसे उनकी प्यास कभी नहीं बुझने वाली। यहाँ पत्थरों के साथ मानवीकरण अलंकार किया गया है। देखिए मैं पीछे आया हूँ थोड़ा सा। ये देखिए हमने एक तस्वीर लिया हुआ है, इसमें सफ़ेद रंग का एक गोल खंभा दिखलाई दे रहा है। धूप ज़्यादा होने के कारण ये जो है पानी में दिखाई देने पर यह चकमकाता है। दूसरा चीज़ कि तालाब के किनारे जो है पत्थर लगे हुए हैं, जब उसमें से लहर उठ रही है
तो ऐसा लग रहा है उसे एक प्रतिध्वनि हो रही है, पत्थर से टकराने पर एक प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि पत्थर जो है चुपचाप पानी पी रहे हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। बगुला एक सफेद रंग का पक्षी, जिसको छत्तीसगढ़ में हम कोकड़ा कहते हैं, कोकड़ा। तो बगुला सफेद रंग का पक्षी, मीन मछली, मछली भी उसको कहा जाता है, मत्स्य भी कहते हैं उसको संस्कृत में, मत्स्य। तालाब में बगुला जो है, कभी कहते हैं कि तालाब में बगुला पानी में अपनी टांग डुबाकर चुपचाप खड़ा है। बगुला जो है पानी में अपनी टांग डुबाकर चुपचाप खड़ा है, जैसे कोई तपस्वी श्वेत रंग का वस्त्र धारण कर तपस्या कर रहा हो। बगुला जैसे ही किसी चंचल मछली को देखता है तो अपना ध्यान भंग करता है और चट से उसे चोंच में दबाकर अपने गले में डालकर खा लेता है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, कवि का इशारा जो है बगुला भगत की तरफ है, कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करते हैं या विभिन्न प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, जो वस्त्र उनका वाह्य वस्त्र होता है और वह वस्त्र धारण करके वह लोगों को ठगते हैं, अपने रूप को बदल करके लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। तो हमें बच्चों, हमें ऐसे बगुला भगत से, ऐसे बगुलों से सावधान रहना है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। वहीं तालाब में ही एक काले माथे वाले, देखिए श्वेत मतलब सफ़ेद, चुटुल मतलब अस्थिर चंचल, एक काले सर वाली चलाक चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों के झपाटे मतलब झपटना, जैसे किसी चीज़ को लेने के लिए झपटते हैं, तो झपाटे से जल के भीतर तेजी से जाती है और एक चंचल मछली को अपने पीले चोंच में दबा करके आसमान में उड़ जाती है। गगन मतलब आसमान। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। स्वच्छंद मतलब अलमस्त, नियंत्रणहीन, आज़ाद। टाइम ये जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है, ट्रेन इंग्लिश भाषा का शब्द है, रेल भी जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है। कभी कहते हैं कि यहीं पहाड़ी के सामने से रेलवे लाइन गई है, लेकिन अभी ट्रेन का समय नहीं हुआ है।
और कहीं जाना भी नहीं है, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, इसलिए वहाँ की सुंदरता का आनंद लेने के लिए मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। मुझे कोई यहाँ रोकने टोकने वाला भी नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ मतलब असभ्य, कलाहीन, कुडोल। अनगढ़ मतलब जो दिखने में सुंदर न लगे। अगर सामान्य शब्दों में कहें तो अनगढ़ मतलब जो दिखने में सुंदर न लगे। बांझ अनुपजाऊ जमीन, जहां पर कम पैदावार होती हो ऐसी जमीन। कुरूप बदसूरत, कुरूप मतलब बदसूरत या जो देखने में अच्छा नहीं लगता, उसको हम कुरूप कहते हैं। तो भावार्थ है कि यह चित्रकूट ऊबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र है। यह चित्रकूट का ऊबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र है। यहाँ की पहाड़ियाँ कम ऊंचाई वाली दूर तक फैली हैं। यहाँ की अनुपजाऊ भूमि में रीवा के कांटेदार कुरूप पेड़ लगे हुए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुगे का स्वर टें 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 टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टेंटों 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 टेंटों। सुग्गा मतलब तोता, जिसको इंग्लिश में पैरोट भी कहते हैं। टें 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 टें, ये ऐसा जो है तोते की बोलने की आवाज है। वनस्थली मतलब वन भूमि या जंगल। टेंटों टेंटों ऐसे सारस की बोलने की आवाज है। तो कभी भावार्थ है इसका, कभी कहते हैं कि इस बंजर भूमि पर भी तोते टें 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 बोलने की आवाज मन को मीठा लगता है। मीठा मीठा रस टपकता, ऐसा लगता है कि तोते की बोलने की आवाज से आवाज जो है रस घोरने वाली है, मन को अच्छी लगने वाली है, वो मन को आकर्षित कर रही है तोते की बोलने की आवाज। और वहीं सारस का आवाज जो है थोड़ा सा कर्कश है और ऐसा लग रहा है कि जंगल के सीने को चीरता हुआ निकल जा रहा है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है। हरे खेतों में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। कवि कहते हैं कि उनका मन करता है कि वो उस सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाएं। जहां हरे खेतों में सारस अपनी जोड़ी के साथ रहता है, वह चुपके चुपके उनकी प्रेम कहानी को सुनना चाहता है। बच्चों,
एक किंवदंती है कि सारस जो है अपने जीवन भर अपने ही जोड़े के साथ रहता है, अपने साथी के साथ रहता है। अगर उसका साथी मर जाए तो वो भी अपना प्राण त्याग देता है। तो कवि जो है सारस के संग जा करके उनकी प्रेम कहानियों को सुनना चाहता है। ये अभ्यास के प्रश्न हैं। आप सभी का सादर धन्यवाद। आपको यह पाठ कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर अच्छा लगा तो अपने साथी को शेयर कीजिए। थैंक यू।